प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां, पशुचारी एवं कृषक समुदाय। सिंध क्षेत्र के बाहर की पशुचारी एवं ग्राम्य संस्कृतियां। जैसा कि बताया जा चुका है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, अतः इसके पतन के साथ मुख्यतः नगरीय तत्वों जैसे नगर नियोजन, भव्य भवन, भार माप के पैमाने, लिपि आदि का ही अंत हुआ। इसके विपरीत ग्राम्य जीवन से संबंधित तत्व जैसे खेत जोतने की पद्धति, भार ढोने के साधन, बैलगाड़ियां, लोक विश्वास, प्रथाएं आदि अवशिष्ट रही। परिणाम स्वरूप हमें भारत से सिंध क्षेत्र से बाहर अनेक विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इन्हें ताम्र पाषाणिक कहा गया है क्योंकि इन संस्कृतियों के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का उपयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के लोग थे जिनका प्रमुख उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। इन्हें पशुचारी एवं कृषक समुदाय कहा जा सकता है। वे जिन क्षेत्रों में निवास करते थे वहां पर्वतीय भूमि एवं नदियां थीं। ग्रामीण एवं पशुचारी समाज की बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्व भागों में दिखाई देते हैं। इनके निवासियों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट प्रकार के मृग भांडों के आधार पर इन्हें जाना जा सकता है। दक्षिणी पूर्व राजस्थान में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के प्रमुख उत्खनित स्थल हैं आहड़, गिलुंड तथा बाराथल। आहड़ उदयपुर जिले में स्थित तथा गिलुंड चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित, चूंकि बनास नदी घाटी में स्थित है। इसी प्रकार इस संस्कृत को आहड़ अथवा बनास संस्कृत भी कहा जा सकता है। आहड़ संस्कृत का एक अन्य स्थल बालाथल भी है, उदयपुर जिले में ही स्थित है। आहड़ तथा गिलुंड के उत्खनन से बड़ी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। इस संस्कृत के लोग अपने मकान गीली मिट्टी, गारा तथा पत्थर के बनाते थे। नींव पत्थरों से भरी जाती थी तथा कभी कभी दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। गिलुंड में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। कुछ मकानों में चूल्हे के अवशेष मिलते हैं। दीवारों के निर्माण में कभी कभी लकड़ी और बांस का प्रयोग किया जाता था तथा उसके ऊपर छप्पर भी बनाए जाते थे। गिलुंड की खुदाई में स्तंभ, गर्त, पोस्ट होल्स के प्रमाण भी मिलते हैं। आहड़ संस्कृत के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ, धान, चना, मूंग आदि की खेती करते तथा गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस आदि पशुओं को पालते थे। हिरण आदि पशुओं का शिकार भी किया जाता था। संस्कृत के लोग अपने मृद भांड चाक पर बनाते थे। कई प्रकार के भांड मिलते हैं। मुख्य भांड काले तथा लाल रंग, ब्लैक एंड रेड वेयर के हैं। कुछ पर सफेद ज्यामितीय आकृति बनाई गई है। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे प्रकार के मृगभांड भी मिलते हैं, किंतु इस संस्कृत की विशिष्ट पात्र परंपरा काली तथा लाल ही है, जिसका द्वितीय सहस्राब्दी की ग्रामीण संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रचलन था। आहड़ से पाषाण उपकरणों के स्थान पर ताम्र उपकरण, सपाट, कुल्हाड़ी, चूड़ी, चादरें आदि मिलते हैं। इसका नाम ताम्बवंती यानी तावा वाला स्थान भी मिलता है, जिसमें सूचित होता है कि यहाँ तावा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तावे को अपने घरों में पिघलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करने में निपुण थे। संभव है वे अपने तैयार ताम्र उपकरणों के पास पड़ोस में निर्यात भी करते रहे हैं।
3000 ईसा पूर्व में राजस्थान तांबे का काम करने वाले शिल्पियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। तांबा खेती की खानों से प्राप्त किया जाता है। इसी के पास गणेश्वर नामकर पुरस्कार है, जिसकी खुदाई में बहुसंख्यक तांबे के उपकरण मिलते हैं। आहड़ संस्कृतियां का कालक्रम ईसा पूर्व 2500 से 1500 के बीच निर्धारित किया गया है। ताम्र पाषाण काल का दूसरा क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश है। प्रमुख उत्खनित स्थल है कायथा, उज्जैन, एरड़ा, नवदा, टोली तथा महेश्वर। खारगोन जिला कायथा में उत्खनन कार्य B.A. वाकाड़कर ने कराया था। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, कायथा, आहड़ तथा मालवा। मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व स्थल नवदा टोली है। यह सबसे विस्तृत स्थल है, जिसका उत्खनन H.D. संकालिया द्वारा करवाया गया है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलता है, जिसका उत्खनन कर अनेक सामग्रियां प्रकाशित की गई। इसमें जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, अहमदनगर जिला, चंदेली, सोनगांव, इनाम गांव, पुणे जिला तथा नासिक है। इन्हें जोरवे संस्कृत कहा जाता है, क्योंकि जोरवे जो गोदावरी की सहायक प्रवारा नदी में बाएं तट पर स्थित है, इसका प्रतिनिधित्व स्थल है। यह मालवा संस्कृत से भी प्रभावित है। यह संस्कृत महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस संस्कृत के लोग एक विशिष्ट प्रकार के निर्माण चाक पर तैयार करते थे, जिन पर लाल रंग का लेप लगाया गया है तथा काली चित्रकारियां हैं। इसमें टोटीदार जलपात्र एवं गोड़ीदार कटोरा प्रमुख है। इनाम गांव से नारी एवं वृषभ की मूर्तियां मिलती है, जिसकी समीकरण माता देवी से किया जा सकता है। ताम्र पाषाणी संस्कृतियों का विस्तार पश्चिम बंगाल के बीरभूम, वर्धमान, मिदनापुर आदि में दिखाई देता है। यहाँ के प्रमुख उत्खनित स्थल पांडुराजर, ढीबी, महिसाल है। यहाँ से मुख्यतः चावल की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैरा, डीह और नौहान तथा बिहार के चिराग, सोनपुर आदि से भी इस संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। अभी इलाहाबाद के समीप झूसी हवेलियां ग्राम की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। प्रोफेसर B.D. मिश्र की सूचना के अनुसार यह ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के 2 चरण परिलक्षित होते हैं। पहले चरण में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, जबकि दूसरे चरण में उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया था। जितने बड़े पैमाने पर यहाँ ताम्र पाषाण काल के प्रमाण मिल रहे हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ काफी बड़े क्षेत्र में लोग अपवाद थे। इस संस्कृत का काल ईसा पूर्व 1500 से 700 लगभग बताया गया है। दक्षिणी भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के प्रसार के प्रमाण मिले हैं। कई स्थल कृष्णा तथा तुंगभद्रा के बीच दोआब प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मगिरी, मास्की, पिक्कलीहोल, संकल, कल्लू, नागार्जुनकोंड आदि इन संस्कृतियों के सामान्यतः ईसा पूर्व 2300 से 900 के बीच माना जाता है। इस प्रकार ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का वितरण सिंधु क्षेत्र के बाहर भारतीय भूभाग के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में मिलता है। इसके कुछ समान अभिलक्षण दिखाई देते हैं। सभी ग्रामीण हैं। इसके निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि एवं पशुपालन था। वे अपने मकान मिट्टी के गारे, घास फूस, बांस, बल्ली आदि की सहायता से बनाते थे। आहड़ में पत्थर के घरों तथा गिलुंड की पक्की ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। मकान प्रायः आयताकार, वर्गाकार तथा गोलाकार बनते थे। इनाम गांव से मिली मिट्टी की नारी मूर्तियों से पता चलता है कि संभवतः वे माता देवी की पूजा करते थे। राजस्थान और
मालवा क्षेत्र से वृषभ मूर्तियां मिली हैं। इससे सूचित होता है कि इसे भी धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। ईसा पूर्व 2000 से इन संस्कृतियों में काले और लाल रंग के मृग भांडों का निर्माण व्यापक रूप से होने लगा। मालवा संस्कृतियों के काले रंग से चित्रित लाल रंग के मृद भांड सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के भांड भी मिलते हैं। प्रमुख पात्रों में टोटीदार एवं गोर्दीदार लोहे, कटोरे, थालियां आदि है। बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। राजस्थान के स्थलों से विकसित ताम्र धातु उद्योग का पता चलता है। अन्य स्थलों से लोग पत्थर के छोटे छोटे उपकरणों एवं अस्त्रों का प्रयोग करते थे। कुछ स्थानों से ताम्र उपकरण भी मिलते हैं। दैमाबाद से कांसे के उपकरण प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वान दैमाबाद ताम्र पाषाण काल के निवासी पत्थर तथा तांबे के उपकरण बनाने में निपुण लगते हैं। मालवा तथा जोरवे संस्कृत के लोग वस्त्रों की कताई बुनाई भी करते थे। वे अपने मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों के भीतर गाड़ते थे तथा उनके साथ दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं भी रखते थे। इससे पारलौकिक जीवन में आस्था सूचित होता है। भारत के मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में ईसा पूर्व 1200 तक विद्यमान रही, जबकि जोरवे संस्कृत महाराष्ट्र 7वीं सदी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। ऊपरी गंगा घाटी तथा गंगा यमुना के दोआब वाले प्रदेश में विभिन्न स्थलों से एक विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं, जिन्हें गेरुवर्दी या गेरुक मृगभांड ओसीपी कहा जाता है। अनेक ताम्र निधियां भी पाई गई हैं। यहाँ यमुना दोआब से सबसे बड़ी ताम्र निधियां मिलती हैं। इसमें 2 धार वाली कुल्हाड़ियां, हारपून, फरसे, भाले, दूंसी तलवार आदि शामिल है। कुछ आकृतियां मनुष्यों से मिलती जुलती है। अधिकांश पुराविद गौड़िक मृगभांडों तथा ताम्र निधियों से को एक ही संस्कृति से संबंध करते हैं। इसका काल ईसा पूर्व 2000 से 1500 सामान्य स्वीकार किया जाता है। इसके बाद के पात्र परंपरा चित्रित धूसर की है, जिसका संबंध लोहे से जोड़ा जाता है।